नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों के विस्तार से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। G20 समिट के लिए वॉकथॉन। लखनऊ में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है यूपी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, गन्ने का लाभकारी मूल्य जल्द घोषित करने की मांग, विधानसभा चुनाव की दिलाई याद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ सकता है कद, संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट विस्तार का इंतजार। सहारनपुर के रास्तम गांव में गंग नहर में कटाव, 1000 बीघा से अधिक फसल हुई बर्बाद, नाराज किसानों का सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में 8वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, बीकेटी में स्कूल के हॉस्टल में रहती थी छात्रा, खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। और अमरोहा में फैसल नर्सिंग होम ने ली मरीज की जान, ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ा कॉटन, दोबारा ऑपरेशन में हुई मौत, प्रशासन ने भी नहीं ली सुध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में शुरुआत करेंगे प्रयागराज की, जहां पर भगवान राम और निषाद राज की 50 फीट की ऊंची मूर्ति लगेगी। खबर प्रयागराज से, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लगेगी मूर्ति। राम और निषाद राज के गले मिलते हुए मूर्ति लगाई जाएगी। सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए लगेगी मूर्ति। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में लगाई जाएगी मूर्ति। 26 मार्च को निषाद राज की जयंती पर होगा कार्यक्रम। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं शामिल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पीएम गृह मंत्री को दिया न्योता। खबर प्रयागराज से, जहां पर भगवान राम और निषाद राज की 50 फीट की ऊंची मूर्ति की होगी स्थापना। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लगेगी मूर्ति। सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए लगेगी मूर्ति। खबरों में बात करेंगे संभल की, जहां पर खेत से वापस लौट रहे किसान को मारी गोली। खबर संभल से, खेत से वापस लौट रहे किसान को गोली लगी है। ग्रामीण ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया आरोप। पुलिस ने घायल को कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। कुछ लोगों पर लगाया आरोप। पुलिस ने घायल को कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने हालत गंभीर देख किया जिला अस्पताल रेफर। थाना धनारी क्षेत्र के गांव कीरतपुर का यह पूरा मामला। संभल से खबर, जहां पर खेत से वापस लौट रहे किसान को मारी गोली। ग्रामीण ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया आरोप। पुलिस ने घायल को कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने हालत गंभीर देख किया जिला अस्पताल रेफर। ग्रामीण ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया आरोप। पुलिस ने घायल को कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने हालत गंभीर देख किया जिला अस्पताल रेफर। थाना धनारी क्षेत्र के गांव कीरतपुर का यह पूरा मामला। खबर संभल से, जहां पर खेत से वापस लौट रहे किसान को मारी गोली। ग्रामीणों ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया आरोप। खेल मंत्रालय के आश्वासन के बाद पहलवानों का धरना भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सीनियर पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना देने से जहां देश भर में भूचाल आ गया था, वहीं इसके आग की आंच अब जूनियर पहलवानों में भी देखने को मिल रही है, जो हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों में देखने को मिला।
जब गोंडा जिले के नंदिनी नगर में चल रहे सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट को ही बहिष्कार कर दिया गया। गोंडा नंदिनी नगर महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में भारतीय कुश्ती संघ द्वारा आयोजित शुरू 3 दिवसीय सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ, लेकिन इस दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल को बहिष्कार करते हुए वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं और अपनी जायज मांग कर रहे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों ने कहा कि कोई एक खिलाड़ी झूठा हो सकता है, लेकिन सभी खिलाड़ी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे में हम लोग अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ हैं और इसलिए इस खेल का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं WFI और पहलवानी के बीच चल रहे दंगल से पहलवान के परिजन भी आहत दिखे। पूरे मामले में हरियाणा के पहलवानों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या करने आए हैं? यहाँ कुश्ती के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे हरियाणा से जितने ही पहलवान आए थे सभी वापसी में चले गए। जंतर मंतर पे धरने बैठेंगे वो। यहाँ बहिष्कार कर दिया इस कंपटीशन का उन्होंने, रैंकिंग सीरीज का। तो हम भी वापस जा रहे हैं। हमारा रिएक्शन यही है, यहाँ से जाएंगे उनके साथ बैठेंगे वहाँ जब तक वो बैठते हैं। तो आप लोगों की संख्या क्या हो सकती है? संख्या बहुत ज्यादा तक हो, पूरा हरियाणा भी वहाँ से आ सकता है। पहलवानों की बात है ये अभी, लेकिन कोई वो नहीं है कि क्या कुश्ती होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो मामला यूं है कि तुम्हें तो एक पल लगता है घर जलाने में, लोगों की उम्र बीत जाती है घर बनाने में। एक पहलवान बनाने के लिए 10 लोग, उसकी माँ बाप सब रात भर ऐसी तैसी कराते हैं, एक पहलवान बनता है। यानी जो कुछ हो रहा है इससे बहुत आप आहत हैं। बहुत दुखी हूँ मैं। क्या लगता है इस पूरे मामले में जिस तरीके से हो रहा, उठा पटक, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसमें क्या कहीं कोई साजिश या कहीं कोई राजनीति नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है राजनीति, आ रही है। सब अपना अपना सेक रहे हैं, अपना अपना मामला देख रहे हैं। मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से। और कहाँ पे हैं? अब फिलहाल मैं यहाँ गोंडा में हूँ। गोंडा कहाँ पे? यहाँ नंदिनी नगर। हाँ जी। जिस तरीके से जंतर मंतर पर सीनियर प्लेयर्स आपके आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों का मत क्या है? हमारा भी मत यही है, जैसे वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो हम इधर धरने पे बैठ गए गोंडा में, सारे बच्चों को लेकर जितनी हमारी टीम है। मेरा नाम सेठी है। क्या है आप? रेसलर। कहाँ आए हुए हैं? हम गोंडा। गोंडा कहाँ? नंदिनी नगर यूपी। तो क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ हम जैसे कि कुछ बच्चे हमारे हरियाणा से आ गए थे गोंडा में, तो इसी कारण हमें उन्हें वापस ले जाने के लिए आए थे कि ये पार्टिसिपेट ना करे। इसलिए नहीं कि हमारे बड़े सीनियर पहलवान वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी कारण नहीं की आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया। तो कितने लोग हैं जिन लोगों ने बहिष्कार किया है? सारे हरियाणा वालों ने, दिल्ली वालों ने, सभी वापस गए। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, क्या लगता है आपको? एक पहलवान झूठा हो सकता है, सारे पहलवान झूठे नहीं हो सकते। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे कानपुर की, जहां मेडिकल एजुकेशन कमेटी फॉक्सी एवं कानपुर जॉब्स एंड गायने सोसाइटी के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन के में बांझपन से संबंधित समस्याओं की चर्चा की गई। असिस्टेंट रिप्रोडक्शन के दौरान हार्मोन्स में होने वाली गड़बड़ियों का विशेष रूप से विवरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पर चर्चा करते हुए बताया गया कि ये फार्मूले प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए अति आवश्यक हैं। इसकी कमी से IVF प्रेगनेंसी में भी इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस होते हैं। कार्यक्रम में इन जटिल समस्या से जुड़े हुए उपचार पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री, चीफ एडवाइजर मेडिकल एजुकेशन कमेटी के मार्गदर्शन में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर किरण पांडे, अध्यक्षिका मेडिकल एजुकेशन कमेटी के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम प्रेसिडेंट फॉक्सी डॉक्टर ऋषिकेश पई, सचिव डॉक्टर माधुरी पटेल, उपाध्यक्ष संपत कुमारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर गरिमा गुप्ता एवं डॉक्टर उरूज जहां द्वारा किया गया। पांडे हूँ और फॉक्सी जो हमारी नेशनल संस्था है उसकी मेडिकल एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम कराया जा रहा है ये उसी के अंतर्गत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं
उन मॉलिक्यूल्स की, उन हार्मोन्स की जो हमारे इनफर्टिलिटी, बांझपन के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सब कुछ करने के बाद भी बांझपन जो है एक ऐसी समस्या बना हुआ है जिसके किसी भी बहुत सारे टेस्ट करने के बाद, बहुत तरीके के इलाज करने के बाद हमेशा संभावना बनी रहती है कि कुछ फेलियर हो गया, कभी सक्सेसफुल हुआ, कभी नहीं सक्सेसफुल हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महामंत्री प्रचारक व डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ न्यास की स्थापना वर्ष 2015 में की गई, जिसका उद्देश्य पूरे देश में गौरक्षकों को इस मिशन के तहत संगठित करना है। इसी मिशन के तहत मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शनिवार को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर के अशोक नगर में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया गया। कार्यक्रम की जानकारी नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री सुनील शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि गौरक्षा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में गौ हत्या का विरोध व उनकी रक्षा करना है। इस अवसर पर वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह सेंगर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य 22 राज्यों में गौरक्षा संघ में 1.25 लाख से ज्यादा गौरक्षक संघ से जुड़ चुके हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल, भूटान व अमेरिका में भी गौ सेवा के उद्देश्य से गौरक्षक जुड़े हैं, जो गौ सेवा संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य को पूर्ण कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सितेश सिंह ने बताया कि धर्मों के नाम से हो रही गौ हत्या का पुरजोर विरोध करते हैं एवं अपने उक्त संगठन का विस्तार करते हुए गौ संरक्षण के संकल्प के साथ सैकड़ों की संख्या में गौ सेवक राष्ट्रीय पदाधिकारियों के कुशल नेतृत्व में मकर संक्रांति के पर्व पर कानपुर में राष्ट्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका कार्यभार नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री ने बधाई देते हुए कहा है कि हमें अपेक्षा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि श्री शुक्ला के नेतृत्व में संघ के गौ संरक्षण के उद्देश्य की पूर्णता के साथ देश भर में प्रसारित किया जाएगा। सुनील शुक्ला प्रदेश प्रभारी धीरू शुक्ला ने कहा कि आगामी माह से हम गौ रक्षा संकल्प के साथ सड़कों पर आवारा गाय वंश के लिए उपयुक्त गौशालाओं में ले जाने व उनके उपचार हेतु समुचित वाहनों की भी व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से पंकज सिंह, प्रीति सेंगर, राजेश द्विवेदी, विजय तिवारी, हर्ष गुप्ता, राज सिंह परियार, अनिल जोशी, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। यह राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के नाम से हमारा संगठन देश भर में माननीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम करता है। गौ सेवा, गौ संरक्षण, गौरक्षा जहाँ जैसी आवश्यकता होती है और खास तौर में संगठन के लोग आम लोगों के बीच जाकर के और जन जागरूकता का अभियान चलाते हैं, ताकि जनता जनार्दन के अंदर ऐसी भावना है कि यदि गाय वो दूध पीने के लिए पालते हैं तो उसको मरने के लिए रोड पे ना छोड़ें, पालते हैं तो उसको इज्जत के साथ में अपने घर में रखें और उसकी दुर्गति ना करें। ऐसे तो वो उल्टा पाप के भागीदारी भी बनते हैं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और खबरों में आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रदेश सरकार की पहल से जनपद स्तरीय उद्यमियों को बुलाकर इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इटावा जनपद के भी 84 उद्यमियों ने आकर इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया और लगभग 1187 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से MOU साइन हो रहे हैं, अगर इन सभी का निवेश कर दिया जाए तो बड़े पैमाने पर पर्यटन और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ क्षेत्र का विकास और आर्थिक विकास भी बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे। इटावा शहर के विकास भवन में 18 जनवरी को इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों उद्यमियों ने पहुंचकर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी सदर विधायक सरिता भदौरिया और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जिला अधिकारी अवनीश राय मौजूद रहे। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि जनपद में उद्यमियों के निवेश बड़े पैमाने पर 1187 करोड़ का MOU साइन किया है। को आकर्षित करने की कल एक रोड शो यहाँ पर किया DM चौराहे से। कुमार गुप्ता, शहाबुद्दीन
1 आज विकास भवन के सभागार में इन्वेस्टर समिट रखी गई थी, जिसमें शहर के और जनपद के सैकड़ों उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था और 84 उद्यमियों ने इसमें हमारे साथ MOU में सिग्नेचर किए और 1187 करोड़ रुपया लगभग अमाउंट है। तो काफी प्रगति है और तो लोग उसमें रुचि ले रहे हैं, सरकार के साथ MOU कर रहे हैं। तो मुझे दावा भी बहुत अच्छे से सहभागिता करेगा और उद्योग के क्षेत्र में आगे जाएगा। जो फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा ये अपेक्षा की गई थी कि हर जनपद में उद्यमियों को बुलाकर एक इन्वेस्टर समिट की जाए। उसी क्रम में 18 जनवरी को जनपद इटावा में यहाँ के सभी उद्यमियों को और जो यहाँ भविष्य में इंटरेस्ट रखते हैं उद्यम करने में, इंडस्ट्री लगाने में, इन्वेस्टमेंट करने में, ऐसे सभी लोगों को बुलाकर शिखर सम्मेलन किया गया। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि लगभग 1070 करोड़ रुपए के MOUs अभी तक जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में हो चुके हैं, जिसमें प्रमुखता से MSME सेक्टर, डेयरी सेक्टर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर इंक्लूडेड हैं। फर्रुखाबाद सदर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं कायमगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आए शिकायती प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण की संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने कई कड़े निर्देश दिए। कायमगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान 133 फरियादियों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों में से 21 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे हुए 112 प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण करने के अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने निर्देश दिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से मिल रही है, जहां पर कुछ ही देर में माती जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां पर 30 महीने बाद जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। विकास दुबे के साथ मारे गए अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे। 30 महीने बाद जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में माती जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। 30 महीने बाद जेल से रिहा होगी खुशी। विकास दुबे के साथ मारे गए अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे। 30 महीने बाद जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। तो कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में माती जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। 30 महीने बाद जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। विकास दुबे के साथ मारे गए अमर दुबे की पत्नी है खुशी दुबे। 30 महीने बाद जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। कानपुर देहात से खबर, जहां पर कुछ ही देर में माती जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। आपको बता दें, जमानत याचिका जो है, जमानत इनको 18 दिन पहले मिल चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से इनकी जो रिहाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर सख्त हुआ है, जिसके चलते इनको अब रिहा किया जा रहा है। आज 30 महीने बाद जेल से रिहा होगी खुशी दुबे। और इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, आपको बता दें, पति ने दूसरी बीवी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, राजस्थान से बुलाकर उतारा मौत के घाट। प्रेमी की हत्या कर लाश के कई टुकड़े किए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान से बुलाकर उतारा मौत के घाट। प्रेमी की हत्या कर लाश के कई टुकड़े किए।
और इस खबर पर हमारे साथ तो गाजियाबाद संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, यहाँ पर आरोपी पति के साथ दूसरी पत्नी के मामले में लेकर यहाँ पर एक प्रेमी को यहाँ पर मौत की घाट उतारा है पति ने दूसरी बीवी के प्रेमी को, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जो पत्नी का जो प्रेमी बताया जा रहा है उसका नाम है अक्षय, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है और जो राजस्थान रहने वाला है उसको जो आरोपी हैं उन्होंने उसको फोन के माध्यम से बुलाया है मुलाकात के लिए। यहाँ पर उसकी जो हत्या कर दी है और हत्या के बाद भी अगर बात करें जघन्य हत्या की है, उसके शव के कई टुकड़े कर दिए हैं काट कर, और जिसको कहीं ना कहीं ये जो जोड़ा था, जो आरोपी जो पति पत्नी का जोड़ा, कहीं ना कहीं इस अक्षय नाम के जो युवक है इसकी हत्या कर उसके शव को छिपाने की कोशिश में था। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौके से बरामद किया है और वहीं अब जो पति पत्नी है दोनों को हिरासत में लिया है। पुलिस तमाम पहलुओं पर इन दोनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से इस विषय पर कोई बयान नहीं दिया गया है कि आखिर जो हत्या की जो वजह। बिल्कुल जयवीर मावी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।